Hi everyone, this is Nia and welcome to new video. It's been a long time that I haven't posted anything because I was taking just time out from everything, from doing videos, from reading books, everything. I didn't do anything. I was just chilling around with my son, creating some reels on Instagram and all. And that phase was also fun and I'll resume reading soon. So today's topic is acceptance of autism. Whenever I say this, parents are like, ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या है और ये कैसे करते हैं. तो आई वॉज वंडरिंग कि कैसे समझाए पेरेंट्स को. तो क्या आपके घर में ऐसा कोई रहता है जो बहुत गुस्सा करता रहता है, या कोई ऐसा होता है कि बहुत खाता रहता है जैसे मैं. तो आप लोगों को अगर कोई बाहर वाला आके कंप्लेंट करेगा कि भाई उसने गुस्से में तो ऐसा कर दिया, भाई उसने इतना सारा खाना खा लिया, किसी को छोड़ा नहीं, तो आप लोग क्या करते हो? आप ऐसे बोलते हो कि अरे वो ऐसा ही है, बचपन से ऐसा ही है, वो बहुत गुस्सा आता है उसको, उससे ज़्यादा उलझो मत. और खाने वाले को भी वैसे बोलते हो, वो ऐसी है, वो खड़ा है, वो बचपन से ही ऐसी है. क्यों बोलते हो आप? क्यों नहीं समझाते हो जो गुस्सा कर रहा है उनको जाके कि गुस्सा कम करो या खाना कम खाओ? क्योंकि आपने उनको जैसे है वैसे एक्सेप्ट किया है. आपने एक्सेप्ट किया है कि वो उसको, उन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, उसको भूख बहुत लगती है, आपने एक्सेप्ट किया है. तो ऐसे ही हमारे बच्चे के साथ भी ऐसे ही करना है. वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है. और ये एक्सेप्टेंस कैसी आती है? एक्सेप्टेंस आती है ऑटिज़म के बारे में अवेयरनेस होने से और अपने बच्चे के बारे में अंडरस्टैंडिंग होने में कि उनका दिमाग कैसे ऑपरेट करता है और वो किस चीज़ में लैक कर रहे हैं. ऑटिज़म के बच्चों में 4 चीज़ें हैं जिसमें वो लैक होते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग में आती है इमिटेशन, अटेंशन, सब. फिर होती है लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग से ही लैंग्वेज डेवलप होती है. देन होती है सोशल स्किल्स, वो सोशलाइजेशन में लैक करते हैं. देन आती है बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, स्टिमिंग. और बिहेवियर के बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमें एज अ पेरेंट समझना होता है. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपको एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो पहले आप अपने बच्चों को समझिए और ऑटिज़म के बारे में जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए. मेरे लिए भी आसान नहीं था. जिस दिन डायग्नोज हुआ उससे पहले भी मुझे मालूम था, पर ऑफिशियली क्लिनिकल असेसमेंट होके जब ऑफिशियली ऐसा हो गया तो मैंने भी रोया धोया और मैंने भी यही क्वेश्चन को पूछा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. डोरेमान नहीं, भगवान. ओके. तो ऑटिज्म का मतलब क्या है ये जानने की कोशिश करने लगी. फिर जब लक्ष्य थेरेपी स्टार्ट हुई तब मुझे लक्ष्य में क्या क्या प्रॉब्लम थी वो भी दिखाई देने लगी. मुझे लग रहा था लक्ष्य ऑटिज्म वाले बच्चे नॉर्मल लगते हैं, जैसे पूछते हैं ना लोग, ये तो नहीं लगता, ये तो नॉर्मल लगता है. तो मुझे भी वो नॉर्मल ही लग रहा था. फिर जैसे जैसे थेरेपी स्टार्ट हुई तब दिखा कि लक्ष्य को पेपर टेयरिंग नहीं आ रहा था, 2 फिंगर से पेपर टेयरिंग नहीं आ रहा है. लक्ष्य को पॉइंटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है. तो इतनी सारी दिक्कतें, मतलब फाइन मोटर 0, ग्रोस मोटर 0. फाइन मोटर, ग्रोस मोटर के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया. फाइन मोटर मतलब स्मॉल बोन्स डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर मतलब बिग बोन्स डेवलपमेंट. तो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में यही आती है कि इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन, ये सारे. ग्रोस मोटर में सिखाते हैं जंपिंग, स्क्वाट वॉकिंग वगैरह, ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है. ये सब मैंने थेरेपी लेने के बाद मैं ही समझा कि इस एरिया में प्रॉब्लम है. तो जिस एरिया में उनको प्रॉब्लम है अगर आप समझेंगे, कोई आपको डरा नहीं सकेगा. क्योंकि ऑटिज्म नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. डरना नहीं है, ऑटिज्म उतनी बड़ी बात नहीं है, उतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना लोग बोलते हैं. इट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली. हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, धीरे धीरे सिखा सकते हैं. एक नॉर्मल बच्चा और एक ऑटिज्म बच्चे सेम होते हैं ऑलमोस्ट. दोनों कोरे कागज़ी होते हैं. उनमें जो इनपुट डाला जाता है और वो इनपुट लेते हैं उसमें डिफरेंस है. नॉर्मल बच्चे इनपुट बहुत लेते हैं और हमारे बच्चे इनपुट तभी लेते हैं जब उनको समझ आती है. तो ये समझिए कि नॉर्मल बच्चों के कोरे कागज़ पे कोई भी कुछ भी आके लिख के जा सकता है, पर ऑटिज्म के बच्चों में वही लिख सकता है जो उनको समझ सकता है और उनको समझा सकता है उनकी तरीके से. एक अलग टाइप का ब्रेन होता है. ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मल बच्चे न्यूरोटिपिकल है, हमारे एटिपिकल है. अभी तो नया वर्ड भी आ गया है, न्यूरो डाइवर्स्ड ब्रेन. तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करके हमें पेरेंट्स को डराया जाता है. आप डरिए मत, इसमें कुछ नहीं है. नॉर्मल बच्चे भी जिद करते हैं, हमारे बच्चे भी जिद करते हैं. नॉर्मल बच्चे भी बदमाशी करते हैं, हमारे बच्चे भी बदमाशी करते हैं. नॉर्मल बच्चे भी मुंह सड़ाते हैं स्कूल और पढ़ाई के नाम पे, हमारे बच्चे भी वैसे ही है. बस ऐसा है कि मेरी को पेरेंट उषा जी ने बोला था कि बस हमें तोते की तरह बोलना पड़ता है, यहाँ दिक्कत आती है. हाँ,
अगर नॉर्मल बच्चे को समझाने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है तो हमारे बच्चे को समझाने के लिए हमें 100 बार बोलना पड़ता है। क्यों नहीं भाई, बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास आवाज़ है, बोलने के लिए भगवान ने दिया है, तो 100 बार बोलेंगे, सिखाएंगे। हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। किसी के ऊपर भी ब्लेम मत डालिए या किसी से भी एक्सपेक्ट मत करिए वो हेल्प करेंगे, क्योंकि कोई मदद नहीं करेगा। एज अ पेरेंट आप ही मदद कर सकते हैं, और भगवान भी उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है। तो किसी से एक्सपेक्ट मत करिए। इवन थेरेपिस्ट आपको एक राह दिखा सकते हैं, उस राह पे चलना आप ही को है। अपने बच्चे के साथ टाइम लेके काम करना है। न्यूरो डाइवर्स ब्रेन बोला, न्यूरो डाइवर्स ब्रेन, अभी ये वर्ड आप समझेंगे ना, आप अपने बच्चों को भी समझ जाएंगे। हमने तो स्कूल में पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मतलब हमारे अर्थ में इतने सारे फ्लोरा फ्लोना है, समंदर है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, स्नो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो खूबसूरत है। जैसे वो प्रकृति ने बनाया है वैसा है, तो ये भी एक टाइप ऑफ ब्रेन है जो प्रकृति ने बनाया है। हमारे बच्चे भी एक टाइप ऑफ ब्रेन है, वो नेचर का एक हिस्सा है। जैसा है वैसा है, खूबसूरत है, अलग है बट खूबसूरत है। जैसे आप कमल को देखते हैं वो पाउंड में खिलता है, रोज़ को देखते हैं वो ज़मीन पे खिलता है, वहाँ तो क्वेश्चन नहीं करते हैं आपकी रोज़ क्यों पाउंड में नहीं खिलता और कमल क्यों ज़मीन पे नहीं खिलता है। वो खूबसूरती है, कमल पाउंड में ही अच्छा लगता है, रोज़ अपने आप में ही खूबसूरत है। उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। वैसे ही हमारे बच्चों का ब्रेन भी अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि उनके अंदर सेंसेस ओवरवेलमिंग होती है, वो सेंसेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब एक नॉर्मल बच्चा हाय बोलेगा, आपके आंखों में आके डाल के हाय बोलेगा और बोलेगा नाइस टू मीट यू, क्योंकि उनको ऐसा ही सिखाया गया है। दे नो हाउ टू प्रिटेंड एंड से कि यू आर हैप्पी टू सी समवन। बट हमारे बच्चे पहले कान आगे करेंगे, सुनेंगे आपकी वॉइस, पहली बार सुन रहे हैं तो दे विल ट्राई टू रिकॉल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये पहली बार वॉइस सुन रहे हैं या पहले भी हमने सुना है। देन दे ट्राई टू टच यू एंड ऑल। दिस इज अ वे दे कम्युनिकेट। ये वियर्ड लगता है बहुत लोगों को, क्योंकि प्रिटेंड नहीं कर सकते यार, हमारे बच्चे प्रिटेंड नहीं कर सकते। जब वो खुश नहीं है वो खुश होने का प्रिटेंड नहीं कर सकते, जब वो सैड नहीं है वो सैड नहीं होने का प्रिटेंड कर सकते, जब वो फ्रस्ट्रेटेड है और चुप रहने का प्रिटेंड नहीं कर सकते। वो स्क्रीम करेंगे क्योंकि उनके अंदर वो कंट्रोल नहीं है जो नॉर्मल बच्चों में होती है। क्योंकि नॉर्मल बच्चों को सिखाया जा सकता है कि बस अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तुम प्लीज़ अभी चुप रहो, ऐसे बोल सकते हैं तो वो चुप हो जाएंगे। पर हमारे बच्चों में वो कंट्रोल नहीं होता है कि चुप रहने का। अभी रोना है, मुझे रोना आ रहा है, मैं रोऊंगा। अभी मुझे स्क्रीम करना है, मुझे कुछ एंग्जाइटी अंदर हो रही है, मैं स्क्रीम करूंगा। बहुत सारे हमको भी लगता है ना स्क्रीम करने का, कि कोई ऑफिस में कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, स्क्रीम जोर से चिल्लाने का मन करता है, पर नहीं कर सकते, कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोलिंग कैपेसिटी नहीं होती है हमारे बच्चों में, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। आज मतलब जैसे एज बढ़ती जाएगी और थेरेपिस्ट के साथ काम करते जाएंगे, ये सब धीरे धीरे एक बैक सीट ले लेगा, वो रहेगा, वो पूरा नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर डाल दूँ, थेरेपी से आपके बच्चे ठीक नहीं होंगे, थेरेपी से आपके बच्चे फंक्शनल होंगे, थेरेपी से आपके बच्चे ऑटिज्म के साथ, इन सारी दिक्कतों के साथ जो भी है, लैंग्वेज, सोशल और बिहेवियरल, इन सारी दिक्कतों के साथ अडेप्ट होके जीना सीखेंगे, फंक्शनल होके, इंडिपेंडेंट होके जीना सीखेंगे। थेरेपीज इसी में हेल्प करते हैं। ठीक होना एंड ऑल विल अप्लाई ओनली व्हेन दे आर इल, एंड एज आई ऑलवेज से ऑटिज्म इज नॉट इलनेस, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ लेबल। तो नॉर्मलाइज करिए इस चीज़ को, मतलब ऑटिज्म होना भी नॉर्मल करिए, मतलब ठीक है ऑटिज्म है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करेंगे, काम तो करना ही है। नॉर्मल बच्चा हो या हमारे बच्चे हो, काम तो हर बच्चे पे करना ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि स्लो डेवलपमेंट है। आप स्ट्रगल बोलेंगे तो ये स्ट्रगल ही लगेगा। बस आप इतना सोचिए कि ये प्रोसेस स्लो है हमारे बच्चे में, और जैसे ही आप ऐसे एक्सेप्ट करेंगे आपको सारी चीज़ें आसान लगेगी, स्ट्रगल नहीं लगेगी, और आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही आप काम करिए। ऐसा कंपेयर मत करिए कि वो पेरेंट बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, हम बहुत कम एफर्ट डाल रहे हैं, नहीं, कंपेयर मत करिए। कंपैरिजन और प्रेशर बढ़ाएगा आप में, वो प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, चिल। कोई दो ही एक्टिविटी करिए या एक ही एक्टिविटी करिए, खुशी से करिए, अपने बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन में करिए। बिहेवियरल स्टिमिंग, ये भी प्रॉब्लम बहुत होती है हमारे बच्चों में। लक्ष्य में तो बिहेवियरल कूट कूट के भरा है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत प्रॉब्लम करता है। वहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही नुस्खा आजमाया है, इग्नोरेंस। उसको इग्नोर करती हूँ, वो चिल्लाता है, यहाँ से वहाँ भागता है, तो ये सारी बिहेवियरल
कुछ जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे निकल जाएंगे। बड़े बच्चे का तो बहुत प्रॉब्लम बोल देते हैं, इतना डराते हैं, मतलब भाई भगवान बड़ा हो गया आपका बच्चा। मुझे तो ऐसा ही बोला था कि 7 साल का हो गया है, वो टाइम निकल गया है। बस मेरी थेरेपिस्ट ने ऐसा नहीं बोला, टाइम अभी भी है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा बट टाइम है, उन्होंने ऐसा बोला। बट बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब 5 साल के बाद किड्स आर डायग्नोस्ड एंड दे आर लाइक व्हाट, टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। क्या टाइम निकल गया मेरा? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम निकल गया यार? ब्रेन डेवलपमेंट तो मरते दम तक होता रहता है, मुझे लगता है। कुछ लोग बड़े होकर भी उनकी ब्रेन डेवलप ही नहीं हुई रहती है। तो आप 5 साल तक की ब्रेन डेवलप होता है, ये साइंटिस्ट ने बोला होगा। बट कुछ लोग तो अफर्मेशंस ये करके अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रश करते रहते हैं ना, कि आई एम स्ट्रांग, आई एम ये। अफर्मेशंस क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रश करते हैं पॉजिटिव साइड रखने को, माइंड को ट्रेन करते हैं पॉजिटिव रखने को। वैसे ही हमारे ब्रेन ही ऐसा बना है उस मटेरियल से जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए तो थेरेपिस्ट पीछे लगे रहते हैं हमारे बच्चों को कि बार बार वही एक्टिविटी रिपीट कराइए, ब्रश करिए अपना न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये वर्ड मेरे थेरेपिस्ट ने ही बोला है कि ब्रशिंग द न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ योर चाइल्ड्स ब्रेन। तो हमारा भी ब्रेन ब्रश करिए, एक्सेप्ट करिए कि दिस इज नॉर्मल, ऑटिज्म इज नॉर्मल। ऑटिज्म कुछ नहीं है, जस्ट अ लेबल। जैसे गुस्सेल होना एक लेबल है, जैसे भुक्कड़ होना एक लेबल है, ऑटिज्म एक लेबल है जहाँ पर हमारे बच्चे अलग तरीके से समझते हैं, अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आपको बस वो अलग रास्ता चुनना है जिसमें वो समझ सकते हैं, बस। और ये रास्ता दिखाने के लिए ना बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे मेरी एक को मदर है नम्रता जी, उनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रपंच करते हैं यहाँ पे। प्रपंच करने बैठे हैं ऑटिज्म के नाम पे। मैंने एक मास्टर क्लास लिया था रिसेंटली, वहाँ पे मैंने देखा कि वो मदर है, उसका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसने 200 रुपये में एंट्री ले लिया 80 लोगों को, फिर अंदर एक और प्रोग्राम डाल दिया 5,000 को। ये 10,000 का प्रोग्राम है, हम आज 5,000 में भेज रहे हैं। इट्स नो योर चाइल्ड। भाई से प्रपंच क्यों कर रहे बोलो? क्योंकि उनको पता है कि यू डोंट नो योर चाइल्ड। आपने अपने बच्चों को नहीं समझा है, आपने अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये जानते हैं वो, इसीलिए तो बिजनेस चला रहे। उसने क्लियरली बोला कि मेरे इस प्रोग्राम से बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर का बिजनेस बढ़ा है। अरे हमारे बच्चे बिजनेस बढ़ा रहे हैं इनका। उसने 2 घंटे के मास्टर क्लास में 200 रुपये का तो छोड़िए, वो तो शायद उसने फेसबुक में ऐड डालने के लिए दिया होगा, पर 80 मेंबर्स में 40 लोगों ने तो 5,000 का प्रोग्राम लिया है। वो 5,000 मतलब उसने 2 घंटे में 2 लाख कमा लिए। देखिए हम पेरेंट्स कितने बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि हम हमारे थेरेपिस्ट की बात नहीं सुनते हैं, ऐसे लोगों की बात सुनते हैं। वो भी वही कह रही है जो हमारे थेरेपिस्ट कह रहे हैं। वो तो रोज आके 1-on-1 क्लास दे के जा रहे हैं, ये तो 1-on-1 क्लास भी नहीं देगी, ये तो रिकॉर्डेड सेशन देगी। और ऐसे रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब में तो ढेर सारे मिलेंगे आपको। उसका क्या अलग रहेगा? कुछ अलग नहीं रहेगा, सब वही प्रपंच करते रहेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया है, आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं किया है। वही है, वो भी वही बोलेगी कि आपको काम करना पड़ रहा है, आपको ही करना है। वो खुद नहीं आएगी आपके घर पे 5,000 में कि काम करो, आपको ही करना है। फिर क्यों ऐसे लोगों से कि फ्रॉड का शिकार बने हम पेरेंट्स? जैसे एक्सेप्ट करेंगे वैसे चीज़ आसान होती जाएगी, मैं यही बार बार बोल रही हूँ। तो दिस इज़ द ओनली वे, दिस इज़ द ओनली वे, कोई और वे नहीं है। अगर ये 2 घंटे का मास्टर क्लास लेके आपको लगता है कि सोल्यूशन निकल जाएगा, नहीं, वही 2 साल 3 साल काम करना है आपको। वो वीडियो देख के फुर हो जाएगी, पर काम आप ही को करना है। हर बच्चा अपने हिसाब से ही चलेगा। मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँगी कि लक्ष्य कहाँ कहाँ लैग कर रहा है, कि अभी अंडरस्टैंडिंग उसकी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि 1 साल हो गया थेरेपी लेते हुए। अगर गुड, बेटर, बेस्ट लेंगे तो आई विल कंसिडर लक्ष्य बेटर इन अंडरस्टैंडिंग नाउ। ओके, इज नॉट बेस्ट, इज बेटर इन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आ गई है, लैंग्वेज इज गोइंग गुड, पैरेलल टॉकिंग चल रही है, इज गोइंग गुड। बिहेवियर बहुत इशू है, अभी भी इश्यूज है, बट वी आर इग्नोरिंग। कुछ इश्यूज कम हो गए हैं उसकी, कुछ नई इश्यूज आ गई है एज इन एज वाइज, क्योंकि उसको सोशल स्किल में लैकिंग है। वो बहुत, उसको सोशलाइजेशन के लिए नहीं छोड़ा है, तो घर के अंदर ही रहता है, तो बिहेवियरल में थोड़ी इश्यूज है। और उसकी राइटिंग डेवलप हो रही है, उसकी बोन्स, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर सारे इंप्रूव हो गए हैं 1 साल में। और ये मैं कॉन्फिडेंटली क्यों बोल सकती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को। आई हैव अंडरस्टूड माई चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, ओके, नॉट अलोन, एंड विद द हेल्प ऑफ सम वीडियोज ऑल्सो।
और अब हमारे थेरेपिस्ट बोलते हैं कि यूट्यूब वीडियोस मत देखो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूट्यूब वीडियोस देख के ना हम थेरेपिस्ट का दिमाग खाते हैं। यूट्यूब की चीज़ें ले जाके आप अपने थेरेपिस्ट से मत पूछिए, क्योंकि वो ऐसा होगा कि यूट्यूब से डॉक्टरी सीख के आप हार्ट सर्जरी करने निकल गए। हमारे थेरेपिस्ट क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल्स है, तो वो एक तरीका अप्लाई करते रहते हैं जो हमारे बच्चों को सही है। जो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी आपको लगता है अगर आपका बच्चा कर सकता है तो करिए, पर थेरेपिस्ट का दिमाग मत खाइए। तो अगर आपको अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो तो उसके हिसाब से ना आप एक्टिविटीज़ खुद इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे कि लक्ष्य को पानी वाली एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है, तो आपने लास्ट एक वीडियो में देखा होगा कि मैं उसको पानी की बोतल भरा रही हूँ, क्योंकि इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। तो जैसे ही आप अपने बच्चे को समझते हैं तो पता चल जाएगा ना इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो इंक्लूड करके एक्टिविटीज़ कराइए, आपको भी आसान होगा, बच्चा भी इंटरेस्ट लेके करेगा। यही है एक्सेप्टेंस, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नॉर्मलाइज करिए, चिल करिए। आप भी अपने लाइफ को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए कि यार भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो गया अभी देखो अभी क्या कर सकते हैं आज। फ्यूचर का भी ज़्यादा मत सोचिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारे बच्चों का। जैसे कि बोलते हैं ना, थोड़ा कम ही कमाएगा पर खुश रहेगा, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे में फोकस बहुत रहता है और एक चीज़ में जिसमें उनको खुशी मिलती है उसी में फोकस ज़्यादा रहता है। तो अगर हम वो हुनर पहचान ले और उसमें उनको इनकरेज करें, नॉर्मल बच्चे भी वैसे ही रहते हैं, उनको हुनर का ब्रशिंग अप करना पड़ता है, पर वो नॉर्मल होते हैं तो उनको स्कूल भेजना ही है, भेजेंगे। फिर जहाँ कॉलेज में जाके पता चलेगा कि उनको गिटार बजाना पसंद है, फिर छोड़ेंगे कॉलेज, जाएंगे गिटार बजाने। तो उससे बेहतर तो हम अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं गिटार बजाने से, चलो गिटार बजाओ करके बोल रहे, तो ठीक है, तो खुश रहेगा, ऐसे काम करेगा जिससे उसे खुशी मिलेगी। तो हम भी उन्हीं के साथ स्लो चलेंगे, वन स्टेप एट अ टाइम, उनको समझते हुए, हम अपने आप को समझाते हुए जाएंगे। एक बुक पढ़ा था मैंने, रीजन आई जंप, जहाँ पे एक 13 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बच्चे ने ही वो बुक लिखा है। वहाँ पे वो हमेशा बोलता है, हर क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम ऐसे ऐसे क्यों करते हो, तो हर क्वेश्चन के आंसर के लास्ट में उसने वही बोला है कि मुझे समझिए और मुझे पेशेंसली हैंडल करिए। ये सारी चीज़ें मैं पर्पसली नहीं कर रहा हूँ, मेरी ब्रेन में ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कराते हैं मुझसे ये चीज़। जैसे कि मैंने उस बुक पढ़ने के बाद ही मैंने लक्ष्य को बहुत समझा। जैसे एक ग्लास में पानी डालना है, एक ग्लास से ट्रांसफ़र करना है, तो वो एज पे आके गिर जाता है। कभी लगता है कि ये पर्पसली कर रहा है, पर नहीं। मैंने एक बार उसके हाथ होल्ड करके बोतल में पानी डालने की कोशिश कराई, तो मुझे भी वो कुछ चीज़ खींच रही थी, तो मुझे लगा कि ये पर्पसली ये तो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है वो, उसका ब्रेन उसको हिला देता है, ऐसे वो एज में चला जाता है। और इसकी वजह से हमें जितनी परेशानी होती है वो साइड में रखेंगे, उनको ही बहुत परेशानी होती है, वो परेशान हो जाता है कि सिंपल सा टास्क मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, पानी गिर गया, इस पानी को मैं वापस कैसे ग्लास में डालूँ, ग्लास टूट गया, इस ग्लास को मैं फिर से कैसे समेटूँ, ऐसी सारी चीज़ें उनको बहुत एंग्जाइटी हो जाती है कि ये कैसे हो गया है, सिंपल टास्क में क्यों नहीं कर पाया। तो देखिए उनके दिमाग में इतना प्रॉब्लम होती है, और हम अगर उनको डांटेंगे, हम अगर बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो वो और परेशान हो जाएंगे। उसके बदले में मैंने स्टार्ट कर दिया, इट्स ओके लक्ष्य, इट्स ओके, हम फिर से ट्राई करेंगे, फिर से ट्राई, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, 21st टाइम वो हो जाता है। क्यों? तब तक वो ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाता है कि हाँ ऐसे ही डालना है, स्लो डालना है, स्पिल नहीं करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे ही समझेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करने से समझेंगे, काम करने से समझेंगे। जब मैं बच्चों की एंग्जाइटी के बारे में बोलती हूँ तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे एंग्जाइटी, छोटे बच्चे तो हैं उनको कैसे एंग्जाइटी हो सकती है। जैसे मैंने बोला उनके ब्रेन में कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम है, वैसे ही वॉइस, ऑडिटरी सिस्टम और कुछ लाइट्स उनको बहुत परेशान करती रहती है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो लक्ष्य को अगर हेलीकॉप्टर आ गया तो उसको लगेगा कि वो हेलीकॉप्टर का आवाज़ की वजह से उसको लगेगा कि हेलीकॉप्टर घर में ही आ गया, तो वो दूर की आवाज़ उसको बहुत लाउड सुनाई देती है। पर यही पेड़ की टहनियों की आवाज़ हमें बहुत डराती है। कभी कभी बहुत सारा हवा चल रही हो तो हम पेड़ की टहनियों से डर जाते हैं कि कहीं पेड़ गिर ना जाए, पर लक्ष्य नहीं डरता वैसे आवाज़ों से, वो नेचुरल आवाज़ों से बहुत अडेप्टिव है, उसकी ऑडिटरी सिस्टम अडेप्टिव है शायद, क्योंकि थंडर स्टॉर्म से हम डरते हैं पर वो थंडर स्टॉर्म में कूदने लगता है, मस्त नाचने लगता है। मैं ही शॉक हो जाती हूँ कि यार ये तो डरना चाहिए बच्चा, पर ये नहीं डरता है। तो कुछ चीज़ें बहुत लाउड साउंड, स्पीकर का साउंड उसे नहीं पसंद, तो ऐसी चीज़ें उनमें एंग्जाइटी लाती है। जैसे उनको लगता है कि
डर लगने लगता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है ऐसे लगने लगता है, तो ये एंग्जाइटी है। तो ऑलरेडी उनके दिमाग में इतना सारा चलता रहता है, फिर भी हम इतने थेरेपीज वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, वो करते हैं क्योंकि दे वांट टू प्रूव यू नो, पेरेंट्स को प्रूव करना चाहते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं। मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है, वो अपने बच्चों से शर्मिंदा रहते हैं। क्यों? क्या गलती है आपके बच्चों की? क्या वो मासूम है इसीलिए, या झूठ नहीं बोल सकते इसीलिए, या प्रिटेंड नहीं कर सकते इसीलिए, या चालाकियां नहीं कर सकते इसीलिए? आप एक बार अपने बच्चों की जगह पे रख के देखिए, एक दिन भी आप अपने बच्चे की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, एक दिन भी। जितना तकलीफ वो अंदर से सहते रहते हैं, 2 लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं हमारे बच्चे, एक तो बाहर वालों के साथ, बाहर एक खुद के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है और वैसे ही होती रहती है, तो खुद से ही परेशान रहते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दे आर ट्राइंग। आप जो कह रहे हो वो कर रहे हो। आप शर्मिंदा इसीलिए है क्योंकि आपके दिमाग में एक कीड़ा है, वो कीड़ा है लोग क्या कहेंगे। कौन है भाई ये लोग, कहाँ से आए हैं? आपके बच्चे के साथ आए थे, आपके बच्चे के साथ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। लोगों में आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, पर इन लोगों का आपसे बच्चों से कोई मतलब नहीं रहता। जब तक उनका कोई मतलब नहीं रहता तब तक उनको आपकी या आपके बच्चों की कुछ नहीं पड़ी है। उनका अगर कोई मतलब होगा तभी आएंगे, पूछेंगे कैसे है वैसे है, वो सब फेक होगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपने बच्चों को छुपा के रख रहे हो। आपके बच्चे बहुत खूबसूरत है, आपके बच्चे इतना अनकंडीशनल लव करते हैं आपको, वो खुद नहीं बदलना चाहते हैं, फिर भी आपके लिए वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बुक, जैसे अभी मैंने बोला, उस बुक में उस लड़के को पूछा भी गया है कि ऑटिज्म का क्योर आ गया तो क्या तुम क्योर होना चाहते हो? तो वो लड़का साफ साफ मना करता है, क्योंकि वो कहता है कि जिस तरह से मैं दुनिया को देखता हूँ वो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, एंड आई पिटी ऑन देम, यू नो। दुनिया की खूबसूरती नहीं देखते हैं वो सिर्फ एक ट्रेंड रोबोट की तरह चलते रहते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। हमें भी नहीं बनाना है हमारे बच्चों को वैसा। एक्सेप्ट करिए अपने बच्चों को। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो तरस तो बिल्कुल मत खाइए, प्लीज़। तरस मत खाइए, शर्मिंदा मत होइए, प्लीज़। ये हाथ जोड़ के विनती है मेरी, क्योंकि हमारे बच्चे वॉरियर्स है, वो लड़ रहे हैं, वो ब्रेव है, यू नो। ऐसे समाज में जहाँ पे हर जगह पे उनको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, दे आर फाइटिंग एवरी डे। आपने एक योद्धा को जन्म दिया है, तो आपको ना उनको छुपा के नहीं रखना चाहिए, उनको फ्लॉन्ट करना चाहिए, उनको शो ऑफ करना चाहिए, यू नो। जैसे आर्मी में अपने छाती पे स्टार्स फ्लॉन्ट करते हैं वो अपने यूनिफॉर्म पे, वैसे आप अपने बच्चों को फ्लॉन्ट करना चाहिए। वो स्टार्स है, वो शाइन कर रहे हैं, जो शाइनिंग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो हमें जीना सिखा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वो हमें आज में जीना सिखा रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे सेलिब्रेट करना सिखा रहे हैं। आपने देखा होगा वो छोटी छोटी चीज़ों पे हाथ ऐसे से करने लगते, फ्लैपिंग करने लगते, खुश हो जाते। ये हमें भी करने का मन करता है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि यही है बीमारी, लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी रहती है। पर हमें भी, जैसे लास्ट टाइम मैं कहीं गई थी, वहाँ पे फुल फॉग आ गया था, तो मैंने भी ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा लगा ऐसे ऐसे करना। आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे मज़ा आता है ऐसे करने में। उनकी दुनिया में जाइए आप। आपके बच्चों की दुनिया इतनी खूबसूरत है ना, आपका जीना मतलब खूबसूरत हो जाएगा, हर दिन खूबसूरत हो जाएगा। फ्यूचर का कल देखेंगे, पर आज एक्सेप्ट करके चलना है। और डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, डरना बिल्कुल ही नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर आप डरेंगे लोग और डराएंगे, डर का बिजनेस करेंगे, तो डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। आराम से बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही चलेंगे, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है हमें। अंत तो होगा ही होगा है, सबका होना है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, सबका होना है, तो कोई जल्दी नहीं है वहाँ पहुँचने की, धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। यही है वो बुक जिसके बारे में मैं बात करी थी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ज़िंदगी कहाँ आसान है यार, ज़िंदगी हमेशा मुश्किल रही है। मैंने कहीं सुना था, कोई ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके, और कुछ चीज़ों का अनुभव करके, और बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके। बहुत सारी चीज़ें सब नहीं कर सकते हमारे बच्चे, तो बहुत चीज़ों को आप अपने बच्चों का इग्नोर करना चाहिए, यू नो। वो टाइम के साथ ही जाएगा। मैंने एक प्रोडक्ट अभी यूज़ किया था, ब्रेन, जहाँ पे बहुत सारे लोग पेरेंट्स आ गए, बोला कि ये क्योर है, क्योर है। नहीं 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 नहीं,
ये बता बता के मैं थक गई हूँ कि क्योर सिर्फ इलनेस को होता है, और उस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर लक्ष्य है, पर हम उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, ना ही वो प्रोडक्ट हमें फ्री दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हुए कि कैसा वर्क होता है, तो मैं उसका बोलती हूँ कि इट्स अ जस्ट सप्लीमेंट विच हेल्प्स इन फोकसिंग एंड अटेंशन। स्पीच ऐसे ही ठप करके नहीं आएगा, वो टाइम लगेगा। स्पीच में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लैंग्वेज वोकेबलरी चाहिए, वर्ड्स चाहिए, नाउन्स चाहिए, उसके बाद ही स्पीच आएगा। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझते। तो क्योर क्यों ढूंढ रहे हो? क्योर इस सब चीज़ों का एक ही क्योर है, टाइम। आप अपने बच्चे के साथ टाइम दे के काम करिए और अपने बच्चे को भी टाइम दीजिए, तो धीरे धीरे उनकी भी अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे एज होगी वैसे उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये कॉन्फिडेंस मुझे 1 साल बाद आया है। अगर पिछले साल की स्नेहा को आप पूछोगे कि ऑटिज्म का एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो कुछ नहीं मालूम था। ये 1 साल के एक्सपीरियंस से ही आया है मुझे कि ऐसे एक्सेप्ट करने से चीज़ें आसान होती है करके। तो टाइम दीजिए, टाइम इज़ द बेस्ट क्योर फॉर ऑटिज्म। Other than that, there is nothing. That's all for today. Thank you so much for watching this video. ये बहुत लंबा वीडियो हो गया. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.